नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तैयारी करेंगे अब 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। खराब शुरुआत के बाद बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी। निफ्टी 80 पॉइंट सुधरकर 22,400 के करीब। निफ्टी बैंक 400 पॉइंट नीचे, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर दबाव। डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में नुकसान की आशंका से इंडसइंड बैंक में करीब 19% की बड़ी गिरावट। 4 साल के निचले स्तर पर पहुंचा शेयर। ब्रोकरेज ने दिया डाउनग्रेड। यूबीएस और मॉर्गन स्टैनले ने नतीजों पर असर पड़ने की बात कही। एनालिस्ट ने अर्निंग्स अनुमान में करीब 20 से 25% तक की कटौती की। अमेरिका में मंदी के डर से आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली, करीब 1.5% फिसला इंडेक्स। विप्रो, इन्फोसिस, एलटीटीएस में दबाव। मिड कैप आईटी शेयरों में भी 3 से 4% की गिरावट। सस्ते क्रूड से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में रौनक कायम। 2% तक भागे बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी। आज सुबह ही हमने बिग स्टॉक्स में ओएमसीज पर किया गया था एक एनालिसिस, जिसमें दी गई थी सकारात्मक राय। चलिए अब मैं आपको बताऊं मार्केट के लिए एक अच्छा पहला घंटा अब तक। निफ्टी का चार्ट देखिए आप स्क्रीन पर। भले ही निफ्टी नीचे है लेकिन रिकवरी शानदार है। और मिड कैप इंडेक्स देखिए आप। मिड कैप में तो अब रिकवरी बहुत ही शानदार है। इंडेक्स इनफैक्ट ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप भी देख लेते हैं एक बार। हालांकि एडवांस क्लाइन अभी भी खराब दिखेगा आपको, क्योंकि शुरुआत काफ़ी खराब हुई थी और स्मॉल कैप अभी भी काफ़ी रेड में है, इस वजह से एडवांस क्लाइन खराब है। लेकिन आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आईसीआईसीआई बैंक का इंटरडे चार्ट। ये आई थिंक मार्केट कुछ कंफर्ट ले रहा है कल के एफआई नंबर से, और मार्केट कुछ कंफर्ट ले रहा है, कुछ कंफर्ट कहें या जो भी कहें, एक एजम्पशन ले रहा है कि अब इंडसइंड बैंक जैसे बैंक से पैसा निकल कर आएगा स्ट्रॉन्गर बैंक्स में। दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक देखिए आप, अभी भी करीब करीब 18% नीचे, वापस 20% के सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ। वो रिकवरी टिक नहीं पा रही है यहाँ पर। लेकिन इन सब के बावजूद निफ्टी सिर्फ 60-65 पॉइंट नीचे, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने काफ़ी हद तक यहाँ पर दमखम दिखाया और थोड़ा सा संभाला मामला। उसके अलावा दूसरी पॉकेट एक बार लेकर आइए आप आईओसी का इंटरडे चार्ट। हाईएस्ट पॉइंट डे का आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल। तो ये किस लिए? क्योंकि अब मार्केट थोड़ा फोकस कर रहा है क्रूड पर भी, कि क्रूड गिरा है, उसका एक इम्पैक्ट थोड़ा सा इन स्टॉक्स पर होगा। इस वजह से यहाँ पर एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी है। तो कुल मिलाकर मार्केट डाउन है लेकिन आउट नहीं है। और आज का लो, मैं फिर कह रहा हूँ, आज के लो पर नज़र रखिए 22,314। वो अब क्रूशल होगा निफ्टी के लिए होल्ड आउट करने के लिए। हमारे साथ पैनल में शिल्पा राउत जी और राजेश पाल भी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ 2 खास मेहमान होंगे। मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर से, और मंगलवार है, इसका मतलब केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया भी आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे शो में। वीरू, अब तक का क्रम था, मतलब अब तक की बाजार की अगर आप देखें ट्रेजेक्ट्री क्या रही, थोड़ा सा उसको आपने समझा। अब ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले जरा प्लीज़ पैनल को स्क्रीन पे रखिएगा। और निफ्टी आईटी में भी लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी है, तो थोड़ा सा रिकवरी पाथ पे इस वक्त इंडेक्सेस आते हुए। विकास, गुड मॉर्निंग। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके विकास और सचिन जुड़े हैं। विकास, आपके 2 कॉल्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बाइंग जोन में यहाँ पे मेरे दोनों काउंटर लगेंगे। पहला रहेगा आईटीसी। आईटीसी में जिस हिसाब से लास्ट 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि 400 का इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे लेते हुए देखने मिल रहा है। एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है आईटीसी यहाँ पे बाय करना है 420 के टारगेट के लिए। नीचे में 400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो 400 का एक स्टॉप लॉस रख के इसको बाय किया जा सकता है इस रेंज में। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा एशियन पेंट। एशियन पेंट में भी एक अच्छी रिकवरी हमने लास्ट कुछ दिनों में देखने मिली, और मुझे लगता है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस फेस हो रहा था 2272 के आसपास का, उसके ऊपर फिलहाल तो ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से अपसाइड का जो मोमेंटम है वो 2340 के आसपास का देखने मिल सकता है। नीचे में 2245 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो 2245 के स्टॉप लॉस से एशियन पेंट को यहाँ पे बाय करना है 2340 के टारगेट के लिए। तो दोनों भी काउंटर मेरे बाय साइड में रहेंगे। दोनों बाय साइड पर काउंटर्स हैं। एशियन पेंट्स में अच्छी रिकवरी है। मीनवाइल एक बार इंडसइंड बैंक वापस देखते हैं। वो रिकवरी टिकी नहीं, वापस 20% के सर्किट पर आकर स्टॉक रुक गया वापस। अब फिर आपको 20% नीचे दिखाई देगा। थोड़ी सी रिकवरी हुई थी वहाँ पर,
लेकिन वो अब फिर डे लो पर और एक फ्रेश इंटरडे सर्किट पर आकर स्टॉक टिका। एक बार बीएससी का स्टॉक भी लेकर आइए। अब बीएससी 3900 के भी नीचे आ चुका है। जी हाँ, 3878 पर अब बीएससी का शेयर, काफ़ी गिरावट यहाँ पर भी है। शिल्पा जी, आपकी 2 ट्रेड इस समय की? जी, मेरा पहला रहेगा मैक्स फाइनेंशियल में लॉन्ग साइड में। मैक्स फाइनेंशियल मुझे लगता है 1060 की स्टॉप लॉस है फ्यूचर्स में, आप इसमें लॉन्ग बने रह सकते हैं। टारगेट्स टुवर्ड्स 1100 से लेके 1120 भी हो सकता है। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 1100 का कॉल ऑप्शन जो रफली ₹20 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ₹13 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 28 से लेके 33। मेरा दूसरा बाय रहेगा इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम है, 500 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और ये होल्ड करता है तो 535 इसके टारगेट्स बहुत इजीली आने चाहिए। ओके, इंडियन बैंक 510 पे आपका बाय कॉल। आज सुबह से थोड़ा सा यहाँ पर रुझान ठीक ठाक है, तो मैक्स फाइनेंशियल्स और यहाँ पर ये दिलेश, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपकी 2 कॉल्स इस वक्त की। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, खरीदारी पर ही फोकस है। सबसे पहले निफ्टी रियल्टी पैक में काफी अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है। तो रियल्टी स्टॉक्स में से गोदरेज प्रॉपर्टी ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पे 3 दिनों की गिरावट के बाद आज एक बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। एक फॉलोअप मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 2040 से लेके 2065 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। तो 2040 पहला टारगेट और 2065 दूसरा टारगेट होगा एंड 1985 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है फार्मा पैक में से सन फार्मा। सन फार्मा में भी काफी अच्छा रिबाउंड पिछले 3-4 दिनों से हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पे थोड़ी बहुत लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है। तो एक फॉलोअप मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं सन फार्मा में टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1675 से 1695 तक और 1625 का स्टॉप लॉस रखना होगा। सन फार्मा में खरीदारी करके चल सकते हैं। राजेश पालवी जी, आपकी 2 ट्रेड्स? अनुज जी, मार्केट में एक रिकवरी यहाँ पे लोअर साइड से बनी है। दोनों स्टॉक बाय साइड के। पहला स्टॉक होगा ग्लेनमार्क। यहाँ पे काफी स्टेबल स्ट्रक्चर देखने को मिला है स्टॉक में। अगर पिछले 7-8 दिन का अगर हम बिहेवियर देखें, स्टॉक कंफर्टेबली अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर है, हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम 1455 1465 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 1465 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1405 का। और दूसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो है हिंद यूनिलीवर। यहाँ पे भी स्टॉक को देखें तो ऑलमोस्ट अब अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ये पेनिट्रेट कर रहा है। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक स्लो स्टडीली एक रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है ये स्टॉक की रिकवरी थोड़ी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी 2295 2300 की तरफ। तो हिंद यूनिलीवर फ्यूचर बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2240 के आसपास। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि इस बाज़ार में उनकी क्या रणनीति रहेगी। पराग जी, गुड मॉर्निंग। पहले बात करते हैं आज इंडसइंड बैंक की। है क्या आपके पोर्टफोलियो में और क्या व्यू होगा इस स्टॉक पर अब जो कल डिस्क्लोजर आया उसके बाद? पराग जी, आप म्यूट पर हैं शायद। नहीं, हमारे पास तो थैंक यू अनुज जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। इंडसइंड बैंक हमारे यार, पास मयूर, डिस्क्लेमर मैं कर दूंगा कि हमारे पास नहीं है पोर्टफोलियो में। हमारा तो सिर्फ ये व्यू था कि वी वांटेड टू बी इन सिक्योर्ड लेंडिंग बैंक्स। तो हमारे पास आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, फेडरल है, इवन छोटी बैंकों में डीसीबी जैसी बैंक भी है। और खास करके हाउसिंग फाइनेंस जो आपकी 100% सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के सामने जो लोन देते हैं, जैसे कि इंडिया शेल्टर फाइनेंस है, आवास फाइनेंस है, ये सब हमारे पोर्टफोलियो में थे। हमारा सिंपल फोकस था कि सिक्योर्ड लेंडर्स को ही बैक करना है। और इंडसइंड बैंक में 11% ऑफ द लोन बुक माइक्रो फाइनेंस थी, जिसकी वजह से हमने उसको अवॉइड किया था। हालांकि ये जो लास्ट 2 दिन के फैक्टर्स आए कि सीईओ को 1 साल का ही एक्सटेंशन मिला और ये जो कल का डेरिवेटिव लॉस का जो आया वो आई थिंक बड़ा नेगेटिव आया है सेंटीमेंट पर्सपेक्टिव से। वैल्यूएशन पहले भी कंफर्टेबल थे, लेकिन बैंकिंग इज अ लेवरेज बिजनेस। मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि जहां पे आपका खुद का 15 या 20 रुपया ही है और बाकी का पूरा रुपया डिपॉजिट्स और लोगों के पैसे है, वैसे बिजनेसेस में रिस्क काफी ज्यादा होता है। तो अगर आप ऐसी बैंक से ऐसे लेंडर्स को लेके चले
जिनका अंडरराइटिंग काफी प्रूडेंट है और सिक्योर्ड है। तो उसमें डेफिनेटली इकोनॉमी के ग्रोथ का आपको फायदा भी मिलता है और कंपाउंडिंग भी मिलता है। लेकिन जहाँ पे ऐसी अनसिक्योर्ड लैंडिंग ज्यादा है वो वहां पे अवॉइड करें तो बेटर है गिवन करंट सर्कमस्टेंसेस। अनसिक्योर लेंडर से थोड़ा सा अपने आप को परे रखें, सिक्योर लेंडिंग की तरफ जाएं। पराग जी की पहली राय ये है। तो रिस्क को कैसे मैनेज करना है, बेहतर रिवॉर्ड कहाँ से मिल सकता है, उस पर आपने पहली टिप्पणी सुनी बैंक्स पर। अच्छा पराग जी, मैं एक दो फियर फैक्टर्स को लेकर और आपसे बात करना चाहूँगा जो बाजार में बीते एक महीने में आए हैं। आईटी का आज भी निफ्टी आईटी 550 अंक नीचे है, इस दौर के लोवेस्ट क्लस्टर पे। बीते एक महीने का फॉल बहुत ही शार्प रहा। यूएस के और ट्रंप के आई थिंक टैरिफ टेंट्रम को देखते हुए वहाँ के बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के फियर के बीच में आईटी कोलैप्स हुआ। आईटी पर क्या करना चाहिए, इस डिप को कंसिडर करना चाहिए या फिर फॉर द टाइमिंग अगर आपके पास फ्रेश इन्वेस्टमेंट की अप्रोच है तो अवॉइड करें? आईटी पर आपका टेक, लार्ज कैप आईटी स्पेशली। देखिए आईटी एज अ सेक्टर इज अ वेरी हाई क्वालिटी सेक्टर, बहुत ही ज्यादा फ्री कैश फ्लो, बहुत ही ज्यादा पे आउट करने वाला सेक्टर है और इंडिया की कॉम्पिटिटिव एज है ग्लोबली। हम वी आर स्ट्रांगली अंडरवेट आईटी एज ऑफ नाउ बिकॉज हमने ये जो यूएस के ट्रम्प के ट्रेड को जो है उसमें हमारा डिसबिलीफ था। हमें लगता है कि यूएस की डेफिसिट बहुत हाई है, डेट टू जीडीपी बहुत हाई है, तो उसको एड्रेस करने के लिए जो स्टेप्स होंगे वो इतने ज्यादा ग्रोथ, जो मार्केट ने एक नैरेटिव बना लिया था कि ट्रम्प के आने से यूएस में ग्रोथ ही ग्रोथ होगा और इसीलिए लोग आईटी पे ओवरवेट चले गए थे। काफी ऐसे सेक्टर्स में जो यूएस से लिंक्ड है उसमें लोग ओवरवेट चले गए थे, जबकि हमने पहले से हमारा व्यू ये रखा है कि वी आर मोर बुलिश ऑन डोमेस्टिक रिकवरी, क्योंकि हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, जो बैंकों की बैलेंस शीट है, ये एक इंडसइंड बैंक का एक वन ऑफ मामला साइड पे रख देते हैं। तो जो बैंकिंग बैलेंस शीट्स है और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स है, इन सबको, और डेट टू जीडीपी है, उन सबको देखते हुए हमारा ये मानना था कि इंडिया की बैलेंस शीट खराब है, पीएनएल, इंडिया की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है और पीएनएल खराब था। वो पीएनएल रिकवर हो जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आएगी, आरबीआई ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना शुरू कर दिया है, रेपो रेट कट होने शुरू हो गए। अगले 2-3 क्वार्टर में आपको दिखने लगेगा। मॉनसून ठीक ठाक था। आई थिंक एफएमसीजी कैन बी अ गुड सेक्टर टू बेट ऑन बिकॉज वहां पे सेफ्टी बहुत ज्यादा है और जब रिसेशन की डर आते हैं तो एफएमसीजी आपको बचा लेता है। और ये मेरा 25 साल का फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस रहा है कि ऐसे माहौल में एफएमसीजी आपको सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है जब रिसेशन की बारी आती है। तो और ऑलरेडी एफएमसीजी स्टॉक्स काफी गिरे हुए हैं बिकॉज लास्ट ईयर उनके लिए बहुत खराब था। तो और आगे चीजें सुधरती हुई दिख रही है। क्रूड ऑयल 69 जो है वो भी एफएमसीजी को हेल्प करता है बिकॉज ऑफ ऑन द मार्जिन साइड आई वुड से रूरल इंडिया थोड़ा सा रिकवर कर रहा है। तो बेसिकली मेरा ये झुकाव है कि एफएमसीजी इज बेटर देन आईटी। आईटी ने ऑलरेडी पहले बहुत आउट परफॉर्म किया है और दोनों सेक्टर बहुत ज्यादा कैश फ्लो जनरेटिंग हाई आरओसी सेक्टर्स है। सो बिटवीन एफएमसीजी एंड आईटी आई विल डेफिनेटली प्रीफर एफएमसीजी एट दिस स्टेज। ओके, चलिए तो ये हो गई बात आईटी और एफएमसीजी पर। एक और सेक्टर जिस पर मैं व्यू लेना चाह रहा था आपसे वो था कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स। इसमें क्या व्यू होगा अब आपका? बीएससी, सीडीएसएल, इन सब में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है हमको अब। यहाँ पर क्या क्या ट्रेड लेंगे? देखिए मेरा ये मानना है कि हर बिजनेस की साइकिल होती है। जब निफ्टी 25-26 हजार था, रोज बहुत सारे डीमैट अकाउंट ऐड हो रहे थे, तभी मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपकी चैनल पे नहीं लेकिन दूसरी चैनल पे साफ मना कर दिया था कि ये सब स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए बिकॉज बिजनेसेस काफी अच्छे हैं और यहाँ पे आपको मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये हाई आरओसी बिजनेसेस है बिकॉज इसमें कोई कैपिटल की जरूरत ही नहीं है और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कैन बी वेरी गुड। बट इन माय व्यू जब आप इतना ज्यादा यूफोरिया देखते हो मार्केट में तो कैपिटल मार्केट रिलेटेड बिजनेस से मेरे हिसाब से हमारे पोर्टफोलियो में बिल्कुल नहीं है। बट लेकिन मैं ये रूल आउट नहीं करूंगा कि एट सम पॉइंट आई कैन आल्सो स्टार्ट बाइंग देम बिकॉज मार्केट में जब पेसिमिज्म बहुत ज्यादा हो तभी ये स्टॉक्स लेने चाहिए। ये दैट इज माय व्यू। जब बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म हो तब बेच देने चाहिए। अच्छा पराग जी, एक और एक स्पेस जिसमें प्राइस डैमेज इतना हो चुका है कि शायद हमें समझना पड़ेगा कि अब इस पर करना क्या चाहिए। ये रियल एस्टेट एंसिलरी में आप देखिए ना, कल हम बात कर रहे थे, सुबह भी इस मंच पर बात कर रहे थे कि स्टॉक्स आधे आधे हो गए हैं।
अब मैं एशियन पेंट्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एस्ट्रल की बात कर रहा हूँ। आप पॉलीकैब को देखिए, क्या प्राइस डैमेज हुए। रियल स्टेट में भी डैमेज हुआ है प्राइस, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा प्राइस डैमेज रियल स्टेट एंसिलरी पे हुआ है। आपका मानना क्या है? क्या अभी डाउन साइड अभी यहाँ पर और है, या फिर 50% तक के प्राइस कट्स के बाद ये स्टॉक्स यहाँ पे स्टेबल होंगे? कुछ जोड़ा है आप लोगों ने यहाँ पर? तो देखिए, मैं डिस्क्लेमर करना चाहूंगा, और मैं ये हमारा पोर्टफोलियो भी डिस्क्लोज है। पीडीलाइट और पीडीलाइट इन एंसिलरी रियल एस्टेट, एज यू सेड, वो हमारे पास है। उसको भी सी, इट इज अ फैंटास्टिक कंपनी, राइट? इट इज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। 25% से ऊपर आरओसी हमेशा रहा है। एक्सेलेंट मैनेजमेंट, बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सॉल्यूशन प्रोवाइडर रहा है। फेविकॉल लीजिए, फेविस्टिक लीजिए, उनकी नई रॉफ करके एक प्रोडक्ट है, कॉलटेक करके एक प्रोडक्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी की एडेसिव्स बनाते हैं वो लोग। उसको, और उनको क्रूड ऑयल के गिरने से फायदा होता है। तो मेरे हिसाब से उनको मार्जिन बूस्ट भी रहेगा, और आगे जाके अप्रैल में, जून और उसके बाद के क्वार्टर में, जब ये गवर्नमेंट के स्टेप्स टू बूस्ट कंजम्पशन और ये जो रेपो रेट कट हुआ है और आरबीआई का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, उसका फायदा भी होगा। और अभी वो 45 टाइम पे ट्रेड कर रहा है ऑन FY27, which is lower than historical average, and it's a very high quality company। उसके साथ में मैं एक और बताना चाहूंगा कि डायरेक्टली रियल एस्टेट, जैसे हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक है, और हमें काफी पसंद है ये स्टॉक। रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ कंपनी है, और डिस्क्लेमर में देना चाहूंगा कि इट इज फॉर 1 or 2 year ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर ट्रेडर्स। क्योंकि लेकिन आर्केड डेवलपर करके कंपनी है, 2650 करोड़ की मार्केट कैप है सिर्फ। प्रमोटर की होल्डिंग 71% है, फिर भी दे आर बाइंग फ्रॉम मार्केट। करीबन 5 लाख शेयर वो ले चुके हैं मार्केट से। डेट फ्री कंपनी है। काफी 38 साल की हिस्ट्री है। उन्होंने हमेशा हर प्रोजेक्ट बिफोर टाइम कंप्लीट किया है, और आगे भी वही करते रहेंगे। काफी अच्छे लैंड पार्सल्स उन्होंने अभी एक्वायर किए, जैसे कि फिल्म स्टार स्टूडियो का 4 एकड़ जमीन उन्होंने खरीदी है 365 करोड़ में, जिसका डेवलपमेंट पोटेंशियल वैल्यू 2000 करोड़ है। They are scouting for land in Thane also. So I think ऐसे क्लीन कंपनीज एट द इनिशियल स्टेज, मुझे पता है जब ओबेरॉय रियलिटी लिस्ट हुआ था और 260 का भाव चल रहा था, यही सेम चीज थी कि प्रमोटर अच्छे थे, प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा थी, कोई प्लेज नहीं था, और बैलेंस शीट पे डेट नहीं था। तो ये 4 जो बड़े चीजें हैं, कोई भी सिक्लिकल या कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि डेट कम से कम हो, प्रमोटर पे डेट कम से कम हो, ताकि उसके कोई शेयर प्लेज ना हो, और प्रमोटर को ये पता होना चाहिए कि क्या चीज बिक रही है मार्केट में। जैसे कि आज की तारीख में आप बोरिवली, मलाड, गोरेगांव, इन सब में 4.5-5 करोड़ के फ्लैट इज क्विकली सेलेबल। तो यही टारगेट है इनका, इस कंपनी का। तो ना तो वो सुपर लग्जरी में है जहां पे आप 200 करोड़ के फ्लैट बेच रहे हो, और जहां ना तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग में है, कि आप कल्याण में या कहीं ऐसी जगह पे फ्लैट बेच रहे हो जो स्लो मूविंग है। तो मुझे ये दोनों स्टॉक्स, जो रियल एस्टेट की आपने बात की, तो उसमें पीडीलाइट एज ए एंसिलरी और आर्केड डेवलपर एज अ डायरेक्ट रियल एस्टेट कंपनी काफी पसंद है। एंड विद अ डिस्क्लेमर अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि कोई इन्वेस्टर, हर इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही इस पे फैसला करे। मेरी राय जो है वो 1 or 2 ईयर के पर्सपेक्टिव से है, और ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा मैं, ये पिछले एक हफ्ते के पुल बैक में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन अगर किसी ने दिया था तो वो मेटल्स था। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप ट्रेडिंग के लिए कोई राय नहीं देंगे, तो दिस पुल बैक इन मेटल्स, वो क्या सिर्फ ट्रेडर्स के लिए था, या फिर आप इसको कुछ वेटेज दे रहे हैं? नहीं, वेटेज दे रहा हूँ, पक्का 100% दे रहा हूँ इस बार। इसमें 4 चीजें हैं। एक तो चाइना अपने स्टील प्रोडक्शन को कट करने की सोच रहा है, बिकॉज चाइना को पता चल गया है कि हर कंट्री अगर टैरिफ लगा देगी, जैसे यूएस लगाना चाहती है, तो फिर वो एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे। तो या तो उनको उनकी खुद की कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी, जो बहुत डिफिकल्ट है, और या तो फिर उनको या खुद की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। और स्टील कार्बन एमिशन वाइज भी स्टील काफी डाइल्यूट करता है एनवायरनमेंट को। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा चाइना का कि अगर वो स्टील प्रोडक्शन थोड़ा सा कम करे। इट विल बी गुड फॉर द वर्ल्ड। यूरोप में इन्वेंट्री कम है, वो भी एक बात सामने आई है लास्ट एक हफ्ते में। प्लस जैसे कि टाटा स्टील के नरेंद्र जी ने बोला था कि अगर स्टील के प्राइस यही रहे तो हम कैपेक्स कंट्रोल कर लेंगे, हम ज्यादा कैपेक्स नहीं करेंगे। जनरली ये सब अच्छी साइंस है एक सिक्लिकल कमोडिटी के बॉटम आउट होने की। और अगर इसमें हम जोड़ दें कि
जैसे कि जिंदाल स्टील एंड पावर जो कि हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक है, उसमें प्रमोटर ने 900 करोड़ के शेयर खरीदे हैं और टाटा स्टील का जो यूरोप का प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा सा कम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से सेफ गार्ड ड्यूटी एक बड़ा पॉइंट है इसमें। दुनिया की हर कंट्री अगर टैरिफ लगा रही है तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया भी इसमें दूर रहेगा। आगे जाके कहीं ना कहीं तो सेफ गार्ड ड्यूटी आएगी, ये मेरा व्यू है। देखते हैं क्या होता है, बट आई थिंक some part of the expectation of that safeguard duty is there in the price. थोड़ा सा वो भाव में आ चुका है, तो थोड़ा सा रिट्रीट हो सकता है, बट ओवरऑल स्पेशली स्टील जैसे स्टील सेक्टर में मैं पॉजिटिव आउटलुक लेके चल रहा हूँ। स्टील में, मेटल्स में अभी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू लेके आप चल रहे हैं। पराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने। और थोड़ा सा मार्केट चेक और लेते हैं एक बार। निफ्टी थोड़ा 22,400 के ऊपर स्टेबल होता हुआ, और निफ्टी ये आपका इंडसइंड बैंक करीब करीब 20-20.5% नीचे इस वक्त ट्रेड करता हुआ। अनुज। बिल्कुल, इंडसइंड बैंक 20% नीचे है। चलिए अब सुशील केडिया को जोड़ते हैं हमारे साथ। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। टेस्ला में आपकी राय थी कि गिरेगा 50-55%, आई थिंक 60%। काफ़ी गिरावट आ चुकी है उसमें, वहाँ से शुरुआत करते हैं क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट फोकस में। तो देखिए, जैसे टेस्ला में अब 55% ऊपर से गिर चुका है और एक ही दिन में कल 15% गिरा। अब आपकी मेरी वार्ता सप्ताह में एक बार होती है, तो शब्दों में थोड़ा फर्क पड़ जाता है, इसलिए आपकी ऑडियंस को थोड़ा बारीकी पे ध्यान देने की जरूरत है। टेस्ला में हम टाइम वाइज अब बाई जोन में है, पर एक ही दिन में 15% की जहां फ्लक्चुएशन है, तो इस गिरते चाकू को पकड़ने का कोई तुक नहीं है। पर अब जब भी अगले 1-2 दिन में बाई सिग्नल आएगा, जिसके बारे में बात मैं तो आपसे मंगलवार को ही कर पाऊंगा, हमारे निवेशकों को हम पहले बता सकते हैं। तो टेस्ला जैसे स्टॉक में, एनवीडिया में, जहां हमारा बड़ी कुटाई का ध्यान था, वो कुटाई हो चुकी है। अब जब भी 1-2 दिन में यहां से बाई के सिग्नल्स आएंगे, हमें नैस्डैक के भी इन हेवी वेट्स को लेने के ही चार्ट पैटर्न्स और सेटअप है। एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है और सेम टू सेम माहौल नैस्डैक इंडेक्स और एसएनपी पे भी है। अगर मैं इस सवाल का जवाब दूं कि नैस्डैक में 5000 पॉइंट यहां से पहले बढ़ेंगे या पहले गिरेंगे, तो 5000 पॉइंट पहले बढ़ना एक नो ब्रेनर कैलकुलेशन है। फिर पूछे अगर 3000 पॉइंट नैस्डैक में पहले बढ़ेंगे कि गिरेंगे, तो भी 3000 पॉइंट पहले बढ़ेंगे। और अगर हम ये सवाल को आ जाए कि यहां से नैस्डैक में और 1000 पॉइंट पहले घटेंगे कि पहले बढ़ेंगे, तो वो भी पहले बढ़ने का ही चार्ट का सेटअप है। सेटअप तैयार है नई तेजी, नए माहौल के लिए। एंट्री को ट्रिगर होने में थोड़ा सा वक्त है। वो कल आ सकता है, परसों आ सकता है। हो सकता है कि कल ऑलरेडी जो हमारी निफ्टी गिर गई, रात को वॉल स्ट्रीट गिरा, आज निफ्टी ने हायर बॉटम बना दिया अपने 21,900 से, और हो सकता है आज अगर निफ्टी ने एंड में यहां से जोर की रैली दे दी, वॉल स्ट्रीट रात को ही आज रैली कर जाए, कल कर जाए। तो वॉल स्ट्रीट को देख के दलाल स्ट्रीट पे सौदा मत कीजिए। अगर आपको कोरिलेशन लगाने ही है 1-2 दिन के, निफ्टी को देख के नैस्डैक पे सौदा करना बेटर पड़ेगा। नैस्डैक को देख के निफ्टी पे सौदा मत कीजिए। तो निफ्टी पे क्या व्यू है अब आपका? जी, निफ्टी पे क्या व्यू है अब? 22,200 के नीचे जब तक नहीं चलता है निफ्टी फ्यूचर्स अनुज, हमें इसको ले लेके ही बेचना है। देखते हैं आज किधर तक क्लोजिंग आती है। अभी फिलहाल मुझे लगता है 22,200 से लेके 22,900, फिर वापस 22,300 आ जाए और फिर 23,100 आ जाए, ये भी हमारा शॉर्ट टर्म मैप है। पर 22,200 जब तक नहीं टूटे, तो मुझे लगता है जो लास्ट वीक 21,900 का पैनिक बॉटम हो चुका, वो शायद फाइनल बॉटम वर्कआउट हो जाएगा। फिलहाल के लिए 22,200 को पॉइंट पकड़ के हम चलेंगे और ले लेके ही बेचने का ध्यान है जब तक 22,200 नहीं टूटे। चलिए, थोड़ा दिक्कत है आज लिंक में, तो इस शो को यहीं समेटेंगे। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, वीरू और मैं इस शो से अब आपसे इजाज़त लेंगे और उसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन की शुरुआत करेंगे।